नमः माहेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आप सभी का आशुतोष माहेश्वर गंगा इस चैनल पर स्वागत करता हूं और यह विश्वास रखता हूं कि आप लोग अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम संज्ञा प्रकरण से संबंधित चैप्टर आपके सामने लाए हैं और इसमें आपको हम तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम के पश्चात जो उच्चारण स्थान है उसको भी हमने पढ़ा दिया है, समझा दिया है। अब हम जो गोविंदाचार्य के इस ग्रंथ में जो आपकी किताब है लघु सिद्धांत कौमुदी, इसमें जो इन्होंने व्याख्या लिखा है उसको हम एक बार वैसे ही पढ़ दे रहे हैं, क्योंकि समझा तो दिए ही है, पढ़ दे रहे हैं, फिर आप उसको उसी तरह से समझ लीजिएगा, ठीक है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उसको हम लाइन करते चलेंगे, उसी को आप क्वेश्चन के रूप में लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि अब अगले सूत्र माने इसमें सवर्ण संज्ञा की जाएगी किसकी, तो वर्णों की आपस में। वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा करने वाला अगर कोई सूत्र पूछे तो आप बताएंगे यही। तो आपका एक प्रश्न यही बन जाता है कि वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो आप बताएंगे तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। सवर्ण संज्ञा के लिए स्थान और प्रयत्नों का जानना आवश्यक है, यही मुख्य होता है। जब हम स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न को जानेंगे तभी हम जान पाएंगे कि कौन कौन से वर्ण आपस में सवर्णी हैं। इसके लिए वृत्ति कारणे ही हमने आपको समझा दिया था, लिखा है तालवाद स्थान, ते हो गया उच्चार स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न ते हो गया प्रयत्न। इन दोनों का अगर मिला तो भाई क्या होता है सवर्णी, खैर बता दिए हैं। अब यहाँ करेंगे मुख के जिस भाग विशेष जुड़ाव या प्रक्रिया से वर्णों का उच्चारण होता है उस वर्ण का वही उच्चारण स्थान होता है। इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में लिख सकते हैं कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे कि किसी भी वर्ण का मुख के जिह्वा या वायु के माध्यम से जिस वर्ण का हम उच्चारण करते हैं उस वर्ण के उच्चारण करने में जिह्वा अथवा वायु जिस स्थान को, मुख के जिस स्थान को स्पर्श करती है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। तो लिखा है ना कि मुख के जिस विशेष भाग से हम किसी प्रक्रिया या जुड़ाव से वर्णों का उच्चारण होता है दूसरे उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे प का उच्चारण हम दोनों होठों के आपस में जोड़ने से होता है, अतः प का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। अ का उच्चारण स्थान सीधा कंठ से होता है, अतः अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। वर्णों के उच्चारण में शरीर के नाभि भाग से होकर के हृदय और शीर्ष भाग से होते हुए मुख से बाहर तक की जो एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को ही यत्न कहते हैं। अब ये प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ तीसरा प्रश्न आप बना सकते हैं कि यत्न या प्रयत्न किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे कि नाभि से उठी हुई जो वायु है वह वक्षस्थल से होते हुए मुख में प्रवेश करते हुए जब मुख के बाहर आ जाती है तो जो नाभि से और मुख के बाहर तक पहुंचने की जो विशेष प्रकार की प्रक्रिया है, क्रिया है, वही प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न मतलब होता है प्रयास, और प्रयत्न माने विशेष प्रकार का प्रयास। तो वर्णों के उच्चारण करने में, बोलने में जब हम प्रयास करते हैं वही क्या है, उच्चारण, अरे सॉरी वही क्या है, प्रयत्न है या यत्न है। और जो वर्ण उच्चारण होते समय जिस स्थान विशेष को प्रभावित करता है वही उसका प्रयत्न होता है। देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, और जो वर्ण उच्चारण होते समय जिस स्थान या क्रिया विशेष को प्रभावित करता है वही उसका प्रयत्न होता है। इसको आप चौथे प्रश्न के रूप में बनाएंगे। पहला इन्होंने कहा यत्न, फिर दूसरा कहा प्रयत्न। यत्न के विषय में इन्होंने कहा कि जब नाभि से वायु उठती है और उठते हुए वक्षस्थल से होते हुए कंठ के पास होते मुख से होते हुए बाहर आ जाती है तो ये नाभि से यहाँ तक की क्रिया को यत्न कहते हैं। और पुनः उच्चारण जिस वर्ण का हम कर रहे हैं उस उच्चारण के समय जिह्वा का या सॉरी मुख का जो भाग प्रभावित होता है ना, वही बात नहीं है ना, जो वर्ण उच्चारण के होते समय क्रिया विशेष से जो अंग प्रभावित होता है वही उसी का क्या कहलाता है, प्रयत्न होता है। बस ना, इसको आप अगला कर लेंगे। फिर आगे है
लिखा कि व्याकरण में क वर्ग आदि का प्रयोग बहुत जगहों पर होता है, इसलिए हम कु से क वर्ग, चू से चवर, टू से टवर, तू से त वर्ग, पू से प वर्ग समझना चाहिए। ये भी एक तरह से एक प्रत्याहार का ही रूप है। हमने कुछ तुपु इतना कह दिया, उसे हम पंचमाक्षर सभी 5 वर्गों को अर्थात 25 स्पर्श व्यंजन वर्णों को हम जान लेते हैं, ऐसा समझना भी चाहिए। विसर्ग के 3 भेद होते हैं, ये बता दिया गया था। अब हम आ जाते हैं प्रयत्न के विषय में। खाली पढ़ना है, पढ़ने के पश्चात अब हम आपको और कुछ तरीका बताएंगे जिससे आप उच्चारण स्थान को अच्छे से याद कर सको। कल बता ही दिए थे, जितने लोगों ने अध्ययन किया होगा वो निश्चित ही उसको अच्छे समझ गए होंगे। देखते हैं, लिखा है तुल्यम च तुल्य से तुल्य, ये तो बता दिए गर्भ बहुव्रीहि समास है, किसमें? तत्तुल्यास से प्रयत्नम। तत्तुल्यास प्रयत्नम में अगर कोई पूछेगा तो आप बताएंगे द्वंद्व गर्भो बहुव्रीहि समास है। इस चीज को आप अंडरलाइन करके लिख लिया करिए, याद कर लिया करिए, ये आप छठवां क्वेश्चन के रूप में बना सकते हैं, समझ रहे नहीं? तो ये चीजें आप प्रश्न जैसे भी हो जहां से मिल जाए वहां से बना लेना चाहिए। प्रयास प्रयत्न श्रवणम प्रथमांत पद है। अच्छा, फिर आगे लिखा कि तालुवाद स्थान आभ्यंतर प्रयत्न, ये तो जिस वर्ण के साथ तुल्य हो, जिस वर्ण के साथ तुल्य हो, वही दोनों वर्ण आपस में सवर्ण संज्ञक होते हैं। यह सूत्र 2 या 2 से अधिक वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा करता है। ये ध्यान देना, 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक ना? 2 या 2 से अधिक वर्ण हो सकते हैं आपस में सवर्णी, तो सवर्ण संज्ञा करता है। सवर्ण का अर्थ होता है, ये भी पूछ सकता है कि सवर्ण का अर्थ क्या था, बताएंगे समान वर्ण, समान जाति, समान स्थान वाले वर्ण अथवा समान प्रयत्न वाले। यही जो मुख्य है कि समान स्थान या समान प्रयत्न वाले वर्णों की आपस में स्थान और प्रयत्न से तुल्यता होती है। सवर्ण संज्ञा वाले वर्णों को सवर्णी कहते हैं, ये भी आप अंडरलाइन कर लेंगे। सवर्ण संज्ञा वाले वर्ण को, जैसे क मान लीजिए सवर्ण संज्ञक वर्ण है, तो इस क को क्या कहेंगे? सवर्ण संज्ञक वर्ण है, लेकिन क को हम क्या कहेंगे? सवर्णी। और सवर्ण संज्ञा को सावर्ण भी कहते हैं, ठीक ना? सवर्णी और सावर्ण दोनों कहते हैं, ठीक ना? सवर्ण संज्ञा जो नाम है उसको हम सावर्ण भी कहते हैं, लेकिन सवर्ण संज्ञा वाला जो वर्ण है, देखिए ये वर्ण के लिए है तो वर्ण होगा सवर्णी, और उस वर्ण का नाम क्या रहेगा? सवर्ण संज्ञा या सावर्ण। सवर्ण संज्ञा के लिए स्थान और प्रयत्न की समानता चाहिए। सवर्ण संज्ञा में आभ्यंतर प्रयत्न ही लिया जाता है। यहाँ 7वां क्वेश्चन आप बना सकते हैं क्या कि सवर्ण संज्ञा करने में किस प्रयत्न को ही लिया जाता है? तो आप बताएंगे आभ्यंतर प्रयत्न को। अथवा सवर्ण संज्ञा करने में किस प्रयत्न को नहीं लिया जाता है? तो बाह्य प्रयत्न को। बाह्य प्रयत्न का उपयोग किसी वर्ण, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी वर्ण के स्थान पर कोई आदेश करने में किया जाएगा, इसको लाइन कर लीजिएगा, यहाँ 8वां क्वेश्चन बना सकते हैं। अर्थात बाह्य प्रयत्न का प्रयोग कब किया जाता है? तो आप बताएंगे बाह्य प्रयत्न का प्रयोग किसी वर्ण के स्थान पर जब हम आदेशित करते हैं, जैसे ई के स्थान पर यह आदेश हो रहा है, तो यहाँ पर हम बाह्य प्रयत्न की सहायता लेंगे। फिर आगे आता है, जिन 2 वर्णों का आपस में स्थान भी एक ही हो और प्रयत्न भी एक ही हो, तो वही वर्णी आपस में सवर्णी होते हैं, अर्थात सवर्ण संज्ञा वाले होते हैं। सवर्ण संज्ञा वाले वर्णों का एक दूसरे तीसरे सवर्ण संज्ञा वाले वर्ण का ग्रहण करते हैं। यही आपसे एक प्रश्न बन सकता है कि सवर्ण संज्ञा करने का मूल प्रयोजन या उद्देश्य क्या है, ठीक ना? तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए, और इसको आप लाइन करके 9वें क्वेश्चन के रूप में आप बना सकते हैं कि सवर्ण संज्ञा वाले वर्णों या सवर्ण संज्ञा करने का मूल प्रयोजन या उद्देश्य क्या था? तब आप बताएंगे सवर्ण संज्ञा का प्रयोजन था कि एक वर्णों का एक से दूसरे तीसरे सवर्ण संज्ञा वाले वर्ण का ग्रहण करते हैं। माने सवर्ण संज्ञा इसलिए किया जाता है कि हम जितने सवर्ण संज्ञक वर्ण हैं, 1 है, 2 है, 3 है या इससे से अधिक हैं, तो हम सबका ग्रहण कर लेते हैं। यही सवर्ण संज्ञक
करने का मूल प्रयोजन है। तो ये पूछा जा सकता है, मतलब अगर इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं इस तरह के प्रश्न, ये एक विशेष प्रकार का प्रश्न रहेगा, ठीक ना। चलिए ठीक ना। तो क्या हुआ, पर आपका आपसे क्या पूछा जाएगा कि सवर्ण संज्ञा वर्णों का आपस में क्यों किया जाता है, तब आप बताएंगे कि सवर्ण संज्ञा इसलिए किया जाता है कि जिससे एक वर्ण का उससे सवर्णी या उससे संबंधित अन्य वर्णों का भी बोध हो जाए, इसलिए सवर्ण संज्ञा किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर आप लाइन करके लिख लेंगे। जैसे अ और आ में अकार का स्थान भी कंठ है और आकार का भी स्थान कंठ ही है। ठीक ना, कंठ है। तथा दोनों का विपरीत प्रयत्न, ठीक ना, विपरीत प्रयत्न है, अतः अ और आ का स्थान अप्रयत एक होने के कारण इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाती है। ये आपस में सवर्णी कहलाएंगे, ठीक ना। सवर्ण संज्ञा इनकी हो गई और अ आ आपस में क्या हो गए, सवर्णी हो गए। अब जहां अ का ग्रहण होगा वहां पर हम आ का भी ग्रहण कर लेंगे, अर्थात 18 प्रकार के अ का हम ग्रहण कर लेते हैं। जैसा कि हमने अकुह विसर्जनीय नाम कंठ इस उच्चारण स्थान को बताते हुए आपको बताया था कि यहाँ अ से तात्पर्य 18 प्रकार के अ से है। क्लियर ना, ये आपस में सवर्णीकरण इतना हो गया। इसी प्रकार क और घ में दोनों का कंठ स्थान है और दोनों का स्पृष्ट प्रयत्न है, इसलिए क और घ माने क वर्ग से भी आपस में सवर्ण संज्ञा हुई। अब यहाँ करें केवल क और घ की ही नहीं है, अपितु पांचों कंठ उच्चारण वाले स्थान वाले जो क ख ग घ क वर्ग वाले सभी आपस में सवर्णी हैं, सवर्ण संज्ञक हैं। इसका मतलब अगर हम कु कह दिए तो कु से क ख ग घ ङ पांचों का बोध हो जाता है, यही बताना चाह रहे हैं। इसलिए इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाती है। इस संज्ञा के बाद अब एक और सूत्र अभी आप आगे पढ़ेंगे, अर्धित सवर्ण से चा प्रत्यय। अर्धित सवर्ण से चा प्रत्यय के बल से अण, यहाँ लिखा, इसको अलग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा अण प्लस उदित प्लस सवर्ण, और फिर आगे है प्लस प्लस अप्रत्यय। यह एक अच्छा सूत्र है, इसको अभी और अच्छे समझाएं जब आप इसको पढ़ने बैठेंगे तब। तो कहा कि अण अर्थात यहाँ पर जो अण आया है ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, इस सूत्र में आया हुआ जो अण है, अण प्रत्याहार है, वह कहाँ से कहाँ तक के वर्ण का बोध कराता है। तो आप बताएंगे सूत्र संख्या 1 से लेकर के कहाँ तक है, 6 तक। ये अण पहले ही सूत्र का नहीं है अयुण, बल्कि कहाँ का है, पहले अयुण से लेकर लण तक, ठीक ना। अर्थात इसमें कुल 14 वर्ण आएंगे, 9 वर्ण आपके हो जाएंगे स्वर के और 5 हो जाएंगे व्यंजन के, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ जो अण है वह पहले सूत्र से लेकर 6वें सूत्र तक जाता है। यही एक ऐसा सूत्र है जहाँ पर अण का प्रयोग, अण प्रत्याहार का जो प्रयोग है 1 से 6 सूत्र तक किया गया है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर ऐसा नहीं है। तो कहा जो अण प्रत्याहार के वर्ण हैं, जो उदित हैं, ये सब के सब अपने सवर्ण का बोध कराएंगे जब ये क्या होंगे, अप्रत्यय होंगे, अर्थात ये प्रत्यय के रूप में प्रयोग नहीं किए गए होंगे। सिंपल सी आप इसको समझिए कि जब अण और उदित माने कु चु टू तु पु, ये जो वर्ण हैं, जब ये
अप्रत्यय होंगे अर्थात इनका प्रत्यय के रूप में कहीं प्रयोग नहीं किया गया होगा तो यह अपने स्वरियों का बोध कराते हैं। जैसे हमने सूत्र पढ़ा चूटू, अब यह प्रत्यय नहीं है बल्कि एक सूत्र है, तो वहां पर हम चू से च वर्ग और टू से ट वर्ग लेते हैं। बात क्लियर हो गया ना? चलिए आगे अब देख लेते हैं। ठीक, अब देखिए क्या कर रहे हैं कि अर्धी सवर्ण चा प्रत्यय के बल से अण का वर्ग कुजुटुपु के ग्रहण से दूसरे का भी ग्रहण हो जाएगा। क्लियर ना? किंतु वहां पर ही ग्रहण होगा जहां पर जिस सूत्र और वार्तिक में कुजुटुपु ऐसा उच्चारण किया गया होगा। देख लिखा है ना, सूत्र और वार्तिक, प्रत्यय नहीं लिखा। अन्यत्र अर्थात अगर ये प्रत्यय के रूप में आए हैं तो क से ख ग आदि का ग्रहण नहीं होगा। क और च की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि क और च का एक ही स्पष्ट प्रयत्न होते हुए भी इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? भिन्न है, अलग अलग है। अतः इनका आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होगा। ह और न की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों का आपस में स्थान भी भिन्न है और प्रयत्न भी भिन्न है। इस प्रकार से सवर्ण संज्ञा को समझना चाहिए, अच्छी तरह से याद भी कर होना चाहिए। कहने मतलब है कि जब हम उच्चारण स्थान और प्रयत्न दोनों मिलेंगे तभी कोई वर्ण आपस में सवर्णी होंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। खाली ऐसे पढ़ दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, खाली समझा दे रहे हैं जहाँ जहाँ जो चीज़ें हैं। आप अपने से प्रश्न बनाते रहिएगा। अगला अब यहाँ पर आता है वार्तिक। रि रि वर्णयोः मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। ये वार्तिक कार्य कभी ये भी पूछ लेता है कि रि वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम यह क्या है, तो आप बताएंगे यह वार्तिक है। ठीक ना? यह वार्तिक रि और रि इन दोनों वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है, ऐसा कहना चाहिए। वार्तिककार कात्यायन जी ने कहा कि पाठकों ये जो री और री है इन दोनों वर्णों का आपस में सवर्ण संज्ञा करना चाहिए। ऐसा इनको समझना चाहिए कि आपस में क्या है? सवर्णी हैं। री और री इन दो वर्णों में स्थान का भेद है। सही बात है भाई, ये दंत है, ये मूर्धा है, अतः सूत्र से सवर्ण संज्ञा की प्राप्ति नहीं थी, जिसके लिए कात्यायन जी ने एक अलग से वार्तिक बनाया और सवर्ण संज्ञा इनको इन दोनों की वर्णों के आपस में कर दी। इससे तवल लकार आदि जैसे उदाहरण सिद्ध किए जाएंगे, जिसका विषय आगे हम स्पष्ट करेंगे। इन दो वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा होने से 18 प्रकार का री और 12 प्रकार का री ये मिलकर 30 प्रकार के हो जाते हैं। क्लियर ना? एक मिनट। तो ये जो वर्ड हैं आपस में क्या हो जाते हैं? ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसने बताया कि री और री यह वर्ड जब दोनों आपस में सवर्णी हो गए, इस वजह से री और री दोनों को मिला करके यह 30 प्रकार का हो जाता है। यही पर यहाँ बताया गया, इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा। एवं एक के ग्रहण से दूसरे का ग्रहण हो जाता है। जब हम री कहते हैं तो री से री और री दोनों का ग्रहण हो जाता है। इससे ये मत समझिएगा कि अगर री कहें तो सिर्फ री का ही ग्रहण होगा। क्लियर एकदम ना? हाँ, अगर कोई आपसे अलग से पूछे कि केवल आप री बताइए कितने प्रकार का, तो आप 18 बताएंगे, और री कितना है तो आप बताएंगे 12। लेकिन अगर पूछेगा री और ली दोनों की आपस में सवर्ण संज्ञा होने पर कितने प्रकार के होंगे, तो आप बताएंगे 30 प्रकार का होता है। ठीक ना? चलिए अब ये कह रहे हैं सवर्ण संज्ञा करने का मूल प्रयोजन क्या है, आखिरकार सवर्ण संज्ञा क्यों किया जाता है,
तब देखिए उन्होंने कहा अर्धि सवर्ण से चा प्रत्यय, इस सूत्र के द्वारा हम सवर्ण संज्ञा इसलिए करते हैं जिससे हम एक वर्ण से संबंधित जितने सवर्ण संज्ञक वर्ड हैं सबका एक साथ बोध कर लें, सबको एक साथ ग्रहण कर लें, एक साथ सबको जान लें, इसीलिए सवर्ण संज्ञा किया जाता है। अब आता है उच्चारण स्थान के विषय में। अको विसर्जनीय नाम कंठ। इन्होंने कहा देख लीजिए यहाँ पर लिखा है 18 प्रकार के सभी अकार क वर्ग हकार और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। जिस वर्ण की मुख के जिस भाग से उत्पत्ति होती है वह स्थान वर्णों का स्थान है। एक तरह से उच्चारण स्थान का परिभाषा है कि जिस वर्ण की मुख के जिस स्थान विशेष से उच्चारण किया जाता है वह स्थान विशेष ही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। आकार क वर्ग और ह और विसर्ग इनका उच्चारण स्थान सीधे कंठ से ही होता है, इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ स्थान है। अब आता है इचुए शानाम तालु। 18 प्रकार के सभी इकार च वर्ग यकार और शकार। ठीक ना, जो कल बताए थे वही चीज है। का तालु स्थान है। अब इकार च वर्ग तथा अर्थात चसंज्ञा यकार और शकार इनके उच्चारण स्थान में तालु विशेष का प्रयोग होता है, अतः इनका तालु स्थान है। ऊपर वाले दांतों के पीछे ऊपरी जो मांसल भाग है ये बता रहे हैं खुरदुरा सा लगता है उसे तालु कहते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा कि अतः इसका तालु स्थान है ऊपर वाले दांतों के पीछे जो मांसल भाग है जो खुरदुरा होता है उसे तालु कहते हैं। अच्छा, कल तो यार हम तो लग रहा है उल्टा बता दिए थे क्या। च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ। अच्छा 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 अच्छा, ये मुख हो गया, ये आपके दांत हो गए, ये आपकी जीवा हो गई। अच्छा, तीनों ने कहा कि ये दंत हो गया, ये ओष्ठ हो गया, ये जीवा हो गया। यहाँ जो खुरदुरा वाला भाग है इसको इन्होंने क्या बता दिया? तालु। और पीछे जो कोमल वाला भाग है इसको बता क्या रहे हैं? मूर्धा। अच्छा, कल हमसे उल्टा हो गया था, चलिए कोई बात नहीं, ठीक ना। इनके कहने का मतलब ये कि जो आगे खुरदुरा वाला भाग है उसको तालु कहते हैं और जो पीछे कोमल वाला भाग है उसको क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। च छ ज झ ञ और ट ठ ड ढ ण। अच्छा ठीक है, ट ठ ड ढ ण बोलने में जीवा एकदम चिकने वाले भाग को स्पर्श कर रही है, ठीक है। तो देख लीजिए इस चीज को याद हमेशा कर लीजिए, नहीं तो ये कभी भूलने में आ जाता है कि तालु किसे कहते हैं और मूर्धा किसे कहते हैं। तो आप बता देंगे कि दांत के ऊपर जो खुदरा वाला भाग होता है उसे तालु कहते हैं और जो उसके पीछे मांसल कोमल वाला भाग होता है उसे मूर्धा कहते हैं। देख लीजिए लिखा है ऋतुषाणा मूर्धा में 18 प्रकार की री ट वर्ग र और प वर्ग का मूर्धा स्थान है। री ट वर्ग र और प का उच्चारण स्थान मूर्धा। जीभ को पीछे ले जाकर सिर के मध्य भाग ठीक नीचे मुख भाग में जो कोमल भाग होता है उसे ही क्या कहते हैं? मूर्धा स्थान है। संस्कृत में सिर को मूर्धा भी कहते हैं। लितुल स्थानाम दंता 12 प्रकार के। यहाँ देखिए क्या लिख रहा है? री त वर्ग ल और श का स्थान है। ऋकार त वर्ग लकार और शकार का उच्चारण स्थान जीभ के ऊपरी दांतों से टकराने से होता है, अतः इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। फिर कहा उपपद, खाली पढ़ते रहे क्योंकि आप पढ़े ही हैं, कल समझाए ही हैं, खाली पढ़ दे रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हैं? लिखा है
यम उपपद्मानीयानामोष्ठव अर्थात 18 प्रकार के उकार पवर्ग उपधमानीय विसर्ग, इसको जरूर लाइन कर लीजिएगा। उपधमानीय विसर्ग बोल रहा है, वहां जिह्वा मूलीय विसर्ग था, यहाँ उपधमानीय विसर्ग है। तो कहा उपधमानीय विसर्ग का ओष्ठ स्थान है, उकार प्रवर्ग उपधमानीय विसर्ग उच्चार स्थान दोनों होठों के टकराने से होता था, इनका ओष्ठ स्थान है। यम मंगड़ना नाम नासिका च, यम मंगड़नम का नासिक स्थान भी होता है। तात्पर्य यह है कि इनके पहले य तालु स्थान म ओष्ठ स्थान कंठ स्थान मूर्धा स्थान न दंत स्थान यह बताया जा चुका है। अब इनका नासिक स्थान भी होता है, ऐसा कहा जा रहा है जैसे य का तालु स्थान और नासिक स्थान होता है, इनका उच्चारण नाक की सहायता से होता है, इसलिए नासिका स्थान भी बताया गया है। इदैतो कंठ तालु, ए अय का उच्चारण स्थान कंठ तालु दोनों से होता है, इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। इदैतो कंठोष्ठम, ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ दोनों होता है। वकार दंतोष्ठम, वकार का दंत ओष्ठ स्थान है, वकार का उच्चारण दांत होंठ दोनों से होता है, अतः व का दंत और ओष्ठ दोनों होता है। ठीक ना। अब बता रहे जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम के विषय में। कहा जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम जिह्वामूलीय विसर्ग, ठीक ना। कैसा विसर्ग है तो कहा जिह्वामूलीय विसर्ग का जिह्वा मूल स्थान है, क्योंकि इसका उच्चारण सीधे जीभ के मूल जड़ भाग से होता है। नासिका अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण नासिका के संयोग से होता है, अतः अनुस्वार का नासिका स्थान है। स्थान और प्रयत्न को कौमुदी में या अष्टाध्यायी में सूत्रों के द्वारा नहीं बताया गया, किंतु पाणिनि शिक्षा आदि ग्रंथों से लेकर यहाँ प्रयोग में किया गया है। ठीक, ये चीज थोड़ा ध्यान देंगे आप कि स्थान और प्रयत्न जो बताया जा रहा है यह कौमुदी अथवा लघु सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी और अष्टाध्यायी इन दोनों ग्रंथों में नहीं बताया गया है, बल्कि यह पाणिनि शिक्षा से लिया गया, क्योंकि इसका उपयोग है इसलिए लिया गया है। जैसे वर्ण समाम्नाय अर्थात चतुर्दश सूत्रों में अ पढ़ा गया किंतु आ नहीं पढ़ा गया, ई का उच्चारण है किंतु दीर्घ ई का उच्चारण नहीं है, फिर भी सवर्ण संज्ञा के बाद, यही लाइन देखिए बता रहे थे आपको, सवर्ण संज्ञा के बाद और जिस सवर्ण से प्रत्यय के बल से अ से आ का ग्रहण, ई से ई का ग्रहण हो जाता है। यही अगर कोई आपसे पूछ ले, आप पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे पूछ भी सकते हैं कि गुरुजी ये जो माहेश्वर सूत्र में अ ऑर्डर लिखा है तो अ ही लिखा है, आ क्यों नहीं लिखा है, ई लिखा है, दीर्घ ई क्यों नहीं लिखा है। अब आप कह रहे हैं अ से हम 18 प्रकार के अ का भी बोध कर रहे हैं, तो ये कैसे है, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। तब उनको आप बताएंगे देखो एक सूत्र है अर्धित सवर्ण से प्रत्यय, वो कहता है कि यदि कोई भी अण या उदित, अण इसलिए लिखा गया कि यहाँ आर है ना वही सब, तो अण और उदित वर्णों का यदि प्रत्यय के रूप में प्रयोग नहीं है तो ये आपस में अपने सवर्णियों का बोध कराएंगे, इसलिए यहाँ अ से आ का भी बोध हो जाता है। इसी प्रकार से सवर्ण संज्ञा के बाद अर्धित सवर्ण प्रत्यय के बल से ए से आय का ग्रहण और ओ से औ का भी ग्रहण होना चाहिए। अब फिर कोई बच्चा पूछा कि गुरुजी अगर ऐसी ही बात है, यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट बात आ गई, जैसा कि आपने कहा कि हम अगर अ कहें तो 18 प्रकार के अ को समझ गए, हाँ, अगर उ कहे तो 18 प्रकार के उ को समझ गए, तो फिर ये बताइए एदैतो कंठोष्ठम उदैतो कंठ तालु आपको नहीं कहना चाहिए था, ए से आय का ग्रहण कर लेते, ओ से औ का ग्रहण कर लेते। तो आई औच सूत्र बनाने की क्या जरूरत थी। अब ये प्रश्न बन गया कि आखिरकार अयौच अयोंग एयोंग क्यों लिखना पड़ा, नहीं लिखना चाहिए, खाली एक कह देते, उससे हम आय का भी बोध कर लेते। अब देखिए क्या होता है, अब क्या कहा कि ए आय का ग्रहण हो जाना चाहिए, आवोच सूत्र लिखने की क्या जरूरत है। इस विषय पर बताते हुए कहते हैं कि ये सूत्र बनाए नहीं गए हैं, उन्होंने कहा ये सूत्र बनाए नहीं गए, अपितु शंकर जी की डमरू से निकले हैं। यह सूत्र ज्यादा निकल कर के इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ए और आय की तथा ओ और औ की आपस में सवर्ण संज्ञा
नहीं होती है, इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, फिर इंपॉर्टेंट करके। अब अगर कोई पूछे कि ए आए ओ आओ इन वर्णों का आपस में सवर्ण संज्ञा होती है, तो आप बता देंगे इन वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। क्लियर एकदम ना? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। श्रवण संज्ञा के लिए स्थान प्रयत्न का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इस तरह से याद हो कि पूछते ही तत्काल बता सकें। जैसे कि इसने पूछा कि भ का क्या स्थान है, तो एक क्षण भी बिना समय लगाए उत्तर दे कि भ का उच्च स्थान है। प्रमाण भी बता सकें, उपपदमनिया नाम स्तर भी पढ़ सकें। वर्णों के स्थान के संबंध में बारंबार अभ्यास करें। अपने साथियों को साथ में बैठकर इसका अध्ययन करें, पूछे पाछे याद कर लें। स्थान जाने के बाद अब प्रयत्न की जिज्ञासा होती है, क्योंकि सवर्ण संज्ञा में दोनों की आवश्यकता पड़ती है। अतः आगे हम प्रयत्न को बता रहे हैं। अब आता है प्रयत्न के विषय में। यत्नो द्विधा, माने यह जो प्रयत्न होता है वह दो प्रकार का होता है। अब हम इसको, अर्थात यह जो प्रयत्न का विषय है, इसको हम आपको कल बताएंगे। लेकिन इसके पहले हम ये भाई पूरा पढ़ दिए हैं। उच्चारण स्थान से संबंधित जो भी बातें हैं, जो कुछ चीज़ें आपको निकल के आई हैं बाहर, उसको लाइन करके आप याद कर लीजिएगा। अब हम आपको बताएंगे कि जो यह उच्चारण स्थान है, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। तो तरीका तो कल ट्रिक के माध्यम से बता दिए थे कि KTM 2। आज हम सोच रहे हैं इसको गा करके आपको बता दें। अगर गा करके कोई चीज़ आप याद करते हैं तो वह बड़े अच्छे से आपको याद हो जाता है। तो इसलिए आज हम आपको उच्चारण स्थान को गा करके सुनाएंगे, जिससे आप इसको अच्छे से याद कर सकें। ठीक है ना? देखिए, या ऐसा करिए, एक मिनट। देखिए, जैसे हम गीत के ये रूप में कोई भी चीज़ याद करते तो हमको ज़्यादा समय तक वह याद रहता है। ठीक है, ट्रिक तरीका हम समझ लिए, जान गए। लेकिन फिर भी एक बार अगर गा लेते हैं किसी तरह से मॉडल, मतलब कोई तरीका बना करके, तो निश्चित है कि हम उसको अच्छे से याद कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। आकुह विसर्जनीया नाम आकुह विसर्जनीया नाम कंठः। है ना? अभी हम तरीका बता रहे हैं कि कैसे हम इसको याद कर सकते। चलिए, तो अब ये जो आपके सामने हमने उच्चारण स्थान लिखा है, अब इस उच्चारण स्थान को हम गा करके आपको सुनाते हैं कि किस तरह से हम इस उच्चारण स्थान को गा करके याद कर सकते हैं।
ठीक ना। देखिए हमने ये जो राम राम शब्द को जोड़ा है, यह एक टोन के रूप में है, जिससे हम उच्चारण सही से कर सकें। जैसे आप रामायण की चौपाई या गीता, भगवत गीता, ये सब जब पढ़ते हैं लोग, इनका भजन करते हैं, इसको गाते हैं, तो वो लोग जहाँ पर वर्ण की कमी होती है तो वहाँ राम सीता या किसी शब्द को जोड़ देते हैं, जिससे कि वह लय एकदम बरकरार है, उसमें कोई कमी ना आ सके। इसलिए हमने भी राम राम शब्द का प्रयोग किया है। अब हम इसको एक क्रम से गाते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। निश्चित है कि आपको अच्छा लगेगा, आप इस पर जरूर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, याद करेंगे इसी तरीके से गा करके। तो अगर हम इस पर मेहनत किए हैं तो निश्चित ही है कि प्रयास सफल होना ही चाहिए। खैर अब हम शुरू कर देते हैं। देखिए लिखा है, यहाँ हमने स्लो लिखा है, मतलब इसको आपको स्लो बोलना है। यहाँ आपको तेजी से बोल देना है, पुनः 2 लाइन आपको स्लो बोलना है, पुनः 2 लाइन आपको तेजी से बोल देना है, फिर अंतिम लाइन आपको स्लो बोल देना है। इसके साथ साथ इस लाइन को भी हम पढ़ देंगे। जैसे देखिए, और आपका ये जो गाने का तरीका है वह यही है, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। इसी धुन पे है, तो एक बार देखते हैं। आको हवि सर्जनीयानामकण्ठः, ईचूयशानां तालु रामा, ऋटूरषाणां मूर्धा रामा, ऋतूलषाणां दन्ता रामा, ओपो पद्मानियानामौष्ठौ, यमङ्गलनानां नासिका च, हृदयेतोः कण्ठतालु राम, उदयोतोः कण्ठोष्ठं राम, वकारस्य दन्तोष्ठं, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्, नासिकानुस्वारस्य अकुहविसर्जनीयानामकण्ठः, अकुहविसर्जनीयानामकण्ठः, ईचूयशानां तालु राम, ऋटूरषाणां मूर्धा राम, ऋतूलषाणां दन्ता राम, ओपो पद्मानियानामौष्ठौ, ओपो पद्मानियानामौष्ठौ, यमङ्गलनानां नासिका च, हृदयेतोः कण्ठतालु राम, उदयोतोः कण्ठोष्ठं राम, वकारस्य दन्तोष्ठं, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं, नासिकानुस्वारस्य अकुहविसर्जनीयानामकण्ठः। तो इस तरह से आप धीरे धीरे गाएंगे तो ये लय में आपके आ जाएगा, और इस तरह से आप गा करके इस पूरे सूत्रों को आप याद कर सकते हैं। क्लियर ना। फिर से एक बार, अंतिम बार हम इसको गा के आपको एक बार और सुना दे रहे हैं, और इस तरह से आप भी अभ्यास कीजिएगा। लिखा है, अकुहविसर्जनीयानामकण्ठः, ईचूयशानां तालु राम, ऋटूरषाणां मूर्धा राम, ऋतूलषाणां दन्ता राम, ओपो पद्मानियानामौष्ठौ, यमङ्गलनानां नासिका च। ठीक ना। तो यहाँ हो जाए, फिर कहेंगे, हृदयेतोः कण्ठतालु राम, उदयोतोः कण्ठोष्ठं राम, वकारस्य दन्तोष्ठं,
जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम् नासिकानुस्वारस्य अकुहविसर्जनीयानामकण्ठ। ठीक, तो इस तरह से आप उच्चारण स्थान को एकदम प्रेम से युक्त होकर के मधुर गीत में गाते हुए एक लय के साथ आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। अब हम आपको आगे पढ़ाएंगे आपका जो प्रयत्न है, तो प्रयत्न के विषय में हम लोग कल चर्चा करेंगे, उसको उस पर विचार करेंगे। इतना जितना पढ़ा गया है आप इसको अच्छे से अध्ययन करिए, इससे संबंधित प्रश्नों को आप बनाइए। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। नमः महेश्वराय।